हेलो बच्चों, मैं ऋषि फिर से एक बार आप लोगों के साथ और एक नए लेक्चर नए टॉपिक के साथ। और आज का जो मेरा लेक्चर होगा, जो टॉपिक है जो हमने स्टार्ट किया था पिछले क्लास में, एक बार पहले तो फटाफट रिवाइज कर लें इसको कंटिन्यू करने से पहले। और वो टॉपिक होगा हमारा बायोट-सेवर्ट लॉ। तो आज पूरे लेक्चर में हम बायोट-सेवर्ट लॉ और इसके एप्लीकेशन और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करें। तो बायोट-सेवर्ट लॉ, अब ये बायोट-सेवर्ट लॉ क्या है? पिछले क्लास में जब हमने जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट और लॉरेंज फोर्स की बात किया था हम लोगों ने। ऑस्टर्ड ने कहा था कि करंट कैरिंग कंडक्टर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और लॉरेंज ने उसके डायरेक्शन के बारे में, फोर्स, कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उस पर कितना फोर्स लगता है उसके बारे में बताया था। लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सबसे पहले बायोट-सेवर्ट दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने, बायोट एंड सेवर्ट ने मिलके इसको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात किया था। और आज हम भी उसी पे बात करते हैं, ठीक है। बायोट-सेवर्ट लॉ। सेवर्ट्स लॉ। सपोज करो कि एक कंडक्टर है XY एक कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, इससे करंट I फ्लो कर रहा है, ठीक है। और एक पॉइंट P है जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बात करना है या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात करना है। यहां पे क्या होगा इस P पॉइंट पे, ठीक है। इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? सपोज करो एक छोटा सा लेंथ लिया हमने, AB एक छोटा सा लेंथ लिया, दैट इज डेल्टा L। ये डेल्टा L लेंथ है, और इस लेंथ से इस P पॉइंट का डिस्टेंस R है, R वेक्टर, ये P पॉइंट है। ये XY एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस XY से एक छोटा सा लेंथ लिया, करंट, इसको हम करंट एलिमेंट भी कहते हैं। करंट एलिमेंट, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड स्मॉल लेंथ डेल्टा L, इसको हम करंट एलिमेंट कहते हैं। तो इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, इसके बारे में इन्होंने बायोट-सेवर्ट लॉ ने बताया था। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है, दैट इज dB, किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा इसके बारे में भी उन्होंने बताया था। सपोज करो कि ये करंट एलिमेंट इससे ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो बायोट-सेवर्ट ने क्या देखा था कि dB जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। जितना ज्यादा करंट, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा हो रहा था। dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल लेंथ डेल्टा L, और dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, एंड dB is inversely proportional to square of the distance. According to Biot-Savart law, magnetic field at a point P, which is at a distance R from the current carrying conductor, is directly proportional to current flowing through the conductor. Is directly proportional to current flowing through the conductor. Is directly proportional to length of the conductor, elementary length, small length delta L. और दोनों को जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो करंट एलिमेंट होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी जब हम एक साथ लेते हैं। अभी इसकी बात करेंगे, इसमें इसके टर्म में लाएंगे। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल, साइन ऑफ एंगल, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ, द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर की बात कर रहे हैं हम। तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू current of the conductor, current flowing through the conductor, is directly proportional to length, is directly proportional to sin theta, and inversely proportional to square of the distance. इस सब को अगर हम कंबाइन करें तो dB is directly proportional to I dl sin theta by r square। अब आपको पता है कि जब भी प्रोपोर्शनल साइन खत्म करते हैं तो एक कांस्टेंट लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे कांस्टेंट लिया K। कौन सा कांस्टेंट? K
ठीक है, इस के की बात करेंगे, के आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर दैट इज डी बी। अब ये के क्या है, तो के की वैल्यू जो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ये तो आपको पता ही है। अब के की वैल्यू क्या होगा, तो के की वैल्यू यहाँ पे है म्यू नॉट बाई 4 पाई। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कांस्टेंट के की वैल्यू था क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या है म्यू नॉट बाय 4 पाई। ये एसआई सिस्टम में है, और यही जब सीजीएस सिस्टम में बात करेंगे तो के की वैल्यू 1 है, के की वैल्यू 1 है इन सीजीएस। सीजीएस में अगर देखेंगे तो के इक्वल्स टू 1, हम एसआई सिस्टम की बात कर रहे हैं। एसआई में क्या हो जाएगा, के इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई। और म्यू नॉट आपको पता है म्यू नॉट क्या है यहाँ पे, इसकी वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 4 पाई, ये कैंसिल तो 10⁻⁻7। अब इसका यूनिट क्या होगा, तो देखो जब हम यहाँ से करेंगे डीबी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा इसका यूनिट, तो यहाँ पे देखते हैं, इसका यूनिट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो डी बी इक्वल्स टू हमारे पास के आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। डी बी हमारा क्या था, टेस्ला, पिछली क्लास में हमने डिराइव किया था। के का ढूंढना है, आई करंट एम्पेयर, डी एल लेंथ है मीटर, साइन डायमेंशन लेट है, आर डिस्टेंस है मीटर स्क्वायर, कैंसिल हो गया। तो क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा तो टेस्ला मीटर दैट इज के इंटू ए, देयरफॉर के इक्वल कितना हो जाएगा, ये भी नीचे हो जाएगा, तो टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। तो क्या हो जाएगा ये टेस्ला एम्पियर इनवर्स और मीटर। इन टर्म्स ऑफ वेबर भी देख सकते हो, 1 टेस्ला क्या था, 1 टेस्ला था वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो जब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो एक तो हो गया 10⁻, के इक्वल्स टू 10⁻⁻7 टेस्ला एम्पियर इनवर्स मीटर। ठीक है, और जब हम इसको वेबर पर मीटर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻7 टेस्ला के जगह पे वेबर पर मीटर स्क्वायर इनवर्स और मीटर, ये कट गया तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ वेबर, ये हो जाएगा के की जो वैल्यू हो जाएगा 10⁻⁻7 वेबर, क्या हो जाएगा, के इक्वल्स टू 10⁻⁻7 वेबर मीटर इनवर्स एम्पियर इनवर्स, दैट इज द यूनिट ऑफ के। तो बायोट-सावर्ट लॉ, according to Biot-Savart law, current flowing through a conductor is directly proportional to length of the conductor, is directly proportional, magnetic field due to current carrying conductor is directly proportional to current flowing through it, directly proportional to length and directly proportional to angle and inversely proportional to square of the distance। अब ये जो चीज है करंट इंटू आई एल, देखो अगर इसको मैं रब कर रहा हूं अभी, देखो तो dB जो है हमारा, dB इक्वल्स टू ये आ गया हमारा के आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ठीक है, और के की वैल्यू अभी हमने पीछे यहां पे निकाल लिया। अब यहां पे देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, के आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यू, अपॉन आर क्यू। अब ए डॉट भी ए भी साइन थीटा होता है, तो डीएल साइन थीटा, इसको हम ये लिख सकते हैं के, ये आर क्यूब सॉरी, तो के आई ये इसको लिख सकते हैं डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यूब, दैट इज डीबी। इन टर्म वेक्टर फॉर्म में हो गया, डीएल क्रॉस आर क्या हो गया, डीएल इंटू आर साइन थीटा। ठीक है, तो इन वेक्टर फॉर्म हमारा ये आ जाएगा, और नॉर्मल फॉर्म यहां पे है ही। अब 2-3 केस आता है यहां पे, ये बजा दिया। ठीक है, अब देखो तो डीएल आर बाय आर क्यू, यहां पे के की वैल्यू म्यू नॉट बाई 4, म्यू नॉट की वैल्यू, म्यू नॉट अभी बताया हम लोगों ने, म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। म्यू नॉट यहाँ पे परमेबिलिटी होता है, ठीक है, एबिलिटी टू परमिट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो परमेबिलिटी है,
म्यू नॉट की वैल्यू, और इसका एक्चुअल 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। अब dl क्रॉस r, अब इसमें केसेस है। पहला केस कहता है कि इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, ये हमारा कंडक्टर था, इससे I करंट फ्लो कर रहा था, हमने यहाँ पे एक छोटा सा dl लेंथ लिया था और ये हमने P पॉइंट लिया था, ये एंगल थीटा था और ये ए बी हमारा था। अगर थीटा 0 डिग्री है मतलब P कंडक्टर पे आ गया, तो कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 क्या होता है, 0, थीटा 0, तो साइन 0 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑन द कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। सेकेंड पॉइंट देखो, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर साइन 90 इक्वल्स टू 1 मैक्सिमम, तो उस केस में dB क्या हो जाएगा हमारा, मैक्सिमम हो जाएगा, वो हो जाएगा के आई डी एल बाय आर स्क्वायर, के आई डी एल बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा गॉस के साथ हम कूलम के साथ रिलेट करें तो क्या हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा था, ये था के क्यू बाय आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो डी क्या हो जाएगा हमारा, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, और के की वैल्यू क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये कूलम्स के अकॉर्डिंगली है और ये बायोट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंगली है। दोनों में सिमिलैरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है। पहला तो दोनों में जो सिमिलैरिटी है इसमें और इसमें देखो कि बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, डी बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये इसका वेक्टर फॉर्म है, इसी का एक वेक्टर फॉर्म है, इसलिए हम स्केलर से स्केलर कंपेयर, तो डी बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस एंड डी ई ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। दूसरा, ये करंट एलिमेंट है, वेक्टर एलिमेंट डीएल आर क्रॉस, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वेक्टर एलिमेंट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक एलिमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कंसेप्ट में वेक्टर एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं है। तो दूसरा, पहला सिमिलरिटी क्या हो गया, और दोनों में कंपेयर अगर करें तो एक तो हमारा के का कंपेयर होगा, अभी उसकी भी हम बात करेंगे। दूसरा कंपेयर होगा, बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। डी बी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एलिमेंट की वजह से प्रोड्यूस है, और लेकिन डी बी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में वेक्टर एलिमेंट्स इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन कूलम्स लॉ का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि कूलम्स लॉ, सॉरी कूलम्स नहीं, हम अभी बायोट-सावर्ट लॉ, एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन बहुत मुश्किल है इसका। एक छोटे से करंट एलिमेंट जो बार बार हम बात कर रहे हैं, करंट एलिमेंट, वो लैब में क्रिएट करना बहुत मुश्किल है। करंट एलिमेंट, एक करंट इंटू छोटा सा एक लेंथ क्रिएट करना बहुत मुश्किल है, तो इसको एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन बहुत मुश्किल है। तो ये 3-4 कॉमन फैक्टर, और एक जो मेजर फैक्टर है जो दोनों में बहुत मेजर डिफरेंस है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन और डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली लगता है। ठीक है, कि कहाँ चार्ज, दो चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या है, उस पर इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डीएल और आर क्रॉस, डीएल क्रॉस आर के हमेशा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये 4-5 डिफरेंस। पहला सिमिलर, व्हाट इज, कंपेयर करो दोनों का, तो पहला तो कंपेयर यही करेंगे कि बोथ आर डी बी एंड डी ई बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना मुश्किल है, इसमें इतना मुश्किल नहीं है एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना। दूसरा, ये वेक्टर एलिमेंट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, ये स्केलर एलिमेंट है। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डीएल क्रॉस आर, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा कि दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या है, पाथ क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। अब ये कंसेप्ट देख लिया। अब देखो दोनों के के में क्या रिलेशन है। ये मैग्नेटिज्म में म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों के में क्या सिमिलरिटी है, दोनों के की वजह से
क्या एक रिलेशन निकलता है। यहां पे देखते हो K इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, जो हमारा नॉर्मल क्या था, सॉरी कूलम फोर्स था ना, फोर्स K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और यहां पे K की वैल्यू क्या था, 1/4πε0। ये K इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो K इलेक्ट्रोस्टैटिक में था 1/4πε0 और 9 × 10⁹ और K इन मैग्नेटिज्म जो है μ0/4π, दैट इज ऑल्सो 10⁻⁻7। यही है हमारा। अब इस दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, ठीक है, Km/Ke, तो क्या होगा, Km हो जाएगा μ0/4π अपॉन 1/4πε0 इक्वल्स टू 10⁻⁻7 अपॉन 9 × 10⁹ ठीक है। इसको सॉल्व करो तो μ0/4π इंटू 4πε0 दैट इक्वल्स टू क्या होगा, इसको अगर हम नीचे ले आएंगे 1/9 × 10⁻16, ठीक है। अब यहां से देखो 4π से 4π कैंसिल, तो क्या आ गया, μ0 × ε0 इक्वल्स टू 1/3 × 10⁸ का स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या बना, यहां से रिलेशन बना μ0 ε0 इज इक्वल्स टू 1/c²। c is velocity of light, 3 × 10⁸, तो therefore c इक्वल्स टू 1/μ0 ε0। तो ये दोनों के K से एक इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल जाता है, √μ0 × ε0, ठीक है ना। फटाफट नोट कीजिए इसको और इसके एक बार प्रैक्टिस करो। अब देखो तो हमारा रिलेशन ये आ गया C μ0 और इसके बीच का, ठीक है। अब देखो एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि एक करंट एलिमेंट प्लेस एट द ओरिजिन, एक करंट एलिमेंट को एक ओरिजिन पे प्लेस किया है, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एक करंट एलिमेंट को यहां पे प्लेस किया है, ये है करंट एलिमेंट और इसमें जो करंट है ये करंट फ्लो कर रहा है और ये करंट एलिमेंट दिया हुआ है आपको डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा एक्स है तुम्हारा, ठीक है। इसको ओरिजिन पे प्लेस किया है और कह रहे हैं इसके वाई एक्सिस पे एक पॉइंट है P विच इज एट ए डिस्टेंस 0.5 मीटर ले लो या सेंटीमीटर, जो भी है, मीटर लेते हैं अभी, पे क्या फोर्स होगा। तो ये करंट एलिमेंट है और सपोज करो इसमें करंट जो है, करंट दे और 10 एम्पियर फ्लो कर रहा है इसमें, ठीक है। तो ये dl हमारा ये है, यानी ये जो डेल्टा एक्स है, डेल्टा एल जो है हमारा डेल्टा एक्स आई, ठीक है। और डेल्टा एक्स की वैल्यू है हमारा, डेल्टा एक्स की वैल्यू है हमारा 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर। तो ये क्या होता है, फॉर्मूला क्या पढ़ा अभी हमने पढ़ा dv इक्वल्स टू KI/dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे ये हमारा r हो गया, दैट इज r। k की वैल्यू कितना है, k होता है μ0/4π I/dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, और थीटा तो ये करंट एलिमेंट ये है और ये r ये है, तो थीटा तो 90 डिग्री है, यहाँ पे थीटा हमारा 90 डिग्री। तो इस केस में हमारा फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, k की वैल्यू होगा 10⁻⁻7, ठीक है। I करंट कितना है 10 एम्पियर, ठीक है, और dl स्मॉल लेंथ 1 मीटर है, ठीक है, 1 मीटर इसको सेंटीमीटर में लेके चलते हैं तो 10⁻⁻2, ठीक है। तो यहां पे या तो एक यूनिट में ले लो इसको, अब इसका क्या करें, तो इसमें पुट कर दो μ0 10⁻⁻2
-7 आई कितना है 10, dl यानी ये स्मॉल लेंथ, ये है हमारा 1 मीटर, तो ये हो गया 1 ही। अगर आपके एनसीईआरटी में सेंटीमीटर में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में सेंटीमीटर में है। और साइन 90 ये भी 1 हुआ अपॉन आर स्क्वायर यानी 0.5 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे और ये आपका इजीली फाइंड आउट होगा। तो ये तो इसका बायट-सैवर्ट लॉ का प्रिंसिपल था कि बायट-सैवर्ट लॉ क्या है, ये किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। बायट-सैवर्ट ने स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात किया था, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगा उस पर बात किया था। अब देखो पहला एप्लीकेशन है बायट-सैवर्ट का, अगर कॉइल सर्कुलर है तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर समझने से पहले थोड़ा सा इसका डायरेक्शन समझो। डायरेक्शन हम थंब रूल से फाइंड करते हैं, राइट हैंड थंब रूल, राइट। अगर इसको हम होल्ड कर दें, थंब करंट सपोज को नीचे से ऊपर जा रहा है, तो हमारा ये फिंगर जिस डायरेक्शन में फोल्ड होगा वही क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक मैंने ये लिया था पहला केस, यहाँ से करंट एलिमेंट हमारा ये है, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन ये है, ये है हमारा dl और ये हमारा पॉइंट r था, ये p पॉइंट था, ठीक है, और ये करंट ये था और ये एंगल थीटा है। तो हमारा आया था रिलेशन KI dl क्रॉस r अपॉन r3, ये आया था। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो देखो स्क्रू रूल कहता है कि आप ये फिंगर जो है ना, ये dl है, ये dl है, dl क्रॉस r, तो dl से जब हम r की तरफ घुमाएंगे, dl से ये dl ये जा रहा है, r ये है, तो dl से r की तरफ हम स्क्रू को घुमाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, सेंटर की तरफ। ये स्क्रू है, ठीक है, ये स्क्रू है। अब dl का लेंथ ये, r ये है, तो ये फिंगर अगर हम dl r घुमाओ तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड उस केस में दे देगा। स्क्रू रूल कहता है कि ये इसका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इसका परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर ये मैंने कंडक्टर लिया, यहाँ से आई करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे अगर हम रखें तो फिंगर कहाँ जा रहा है, इस पर अगर फिंगर को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। अब यही चीज़ देखो यहाँ पे रखोगे तो ये फिंगर क्या आएगा, अपवर्ड आएगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये, तो ये मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड। या फिर स्क्रू रूल, मैक्सवेल स्क्रू रूल, आप ये फिंगर dl टू r, dl से r के तरफ है, ये दो हमारा कंसेप्ट है, ठीक है, ये दो मार्कर है। अगर हम इसको, ये हमारा dl है, ये हमारा dl है, ये हमारा r है, तो dl से r की तरफ घुमाएंगे। dl से अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, करंट क्या जा रहा है, ऊपर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है हमारा, और ये हमारा पोजीशन वेक्टर है और ये dl है, तो dl से r की तरफ घुमाओगे तो ये थंब कहाँ जाएगा, ये स्क्रू का पॉइंट किधर जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। अगर यही, तो ये चीज़ इसमें, यहाँ भी वही चीज़ है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। तो इसलिए इसमें जो मैंने फिगर बनाया था उसमें हमने क्रॉस किया था ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड। अभी बहुत सारे क्वेश्चन में अभी मैग्नेटिक फील्ड हम डाउनवर्ड या अपवर्ड फाइंड करेंगे, ठीक है। तो थंब रूल से आप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैक्सवेल स्क्रू रूल से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप इजीली फाइंड कर लेंगे। अब देखो पहला एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट। एक ही लूप बनाया मैंने, ठीक है। इस लूप में करंट फ्लो कर रहा है आई, ये आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। और यहां पे एक छोटा सा लेंथ लिया करंट एलिमेंट, ये देखो ये छोटा सा हमने लेंथ ले लिया, ये छोटा सा लेंथ लिया, ये करंट एलिमेंट की डायरेक्शन ये है और ये इसका सेंटर है। और ये करंट एलिमेंट जो आईडीएल जो हमने लिया, ये छोटा सा, ये डेल्टा लेंथ लिया हमने, ये छोटा सा लेंथ लिया। अब देखो यहां से, और ये पॉइंट इसका आर है, ये हमारा आर है।
तो यहाँ पे करंट का ये जा रहा है, करंट तो ये है, करंट की डायरेक्शन ये है, टेंजेंट ऑलवेज टेंजेंट ड्रॉ करो, तो करंट की डायरेक्शन तो ये है यहाँ पे। अब मैग्नेटिक फील्ड ये इस पॉइंट पे निकालना है, तो यहाँ पे भी थीटा तो 90 डिग्री हो गया दोनों के बीच में, आर वेक्टर और डी एल वेक्टर के थीटा कितना हो गया हमारा 90 डिग्री। और मैग्नेटिक फील्ड अगर थंब होल्ड करेंगे तो यहाँ भी क्या जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड कि यहाँ पे डायरेक्शन हम क्रॉस से दिखा देते हैं, ठीक है पेन, ठीक है, अभी क्रॉस मत लो, पॉइंट ही लो। तो इस ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा हमें फाइंड करना है। कंसीडर अ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट आई हैविंग रेडियस आर। एक सर्कुलर लूप एज्यूम किया जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है और इसका रेडियस आर है, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। तो कंसिडर सर्कुलर लूप हैविंग करंट आई, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ डी बी को जो क्या था, के आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, यही था। और डी एल का डायरेक्शन क्या है ये, और आर का डायरेक्शन क्या है ये, तो यहां पे क्या हो जाएगा के आई डी एल आर साइन थीटा बाय आर क्यूब। अब थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा 90 डिग्री, थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट और ये पोजीशन वेक्टर, इसका जो पोजीशन आर वेक्टर है इसके बीच का और ये करंट एलिमेंट बीच का एंगल है, तो वो तो 90 डिग्री है, तो साइन 91 हो गया। और के तो ये हो जाएगा के आई डी एल आर बाय आर क्यूब, कट गया तो क्या आ जाएगा के आई डी एल बाय आर स्क्वायर, दैट इज डी बी। तो डी बी तो एक स्मॉल छोटे से एलिमेंट के लिए हुआ, तो टोटल के लिए क्या हो जाएगा, therefore total net magnetic field at the center integration of dB integration of ki dl by r square, ki by r square बाहर ले लो into dl, तो dl जब हम ले लिया बाहर तो dl का इंडिकेशन, dl एक स्मॉल लेंथ है और ये सर्कुलर लूप है, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा ki by r square into 2 pi r, ठीक है। ये r से r कैंसिल, तो यहाँ पे देखो k की वैल्यू कितना होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर इंटू 2 पाई, ये भी कट गया, के आई बाय 2 आर, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 आर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, दैट इज म्यू नॉट बाय 2 आर। तो इसको फटाफट नोट करो, ठीक है ना। अब देखो ये तो एक सिंगल टर्न था, अगर ये इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो क्या हो जाएगा, ये इसको हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप क्या हो जाएगा फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएगा b इक्वल्स टू n म्यू नॉट आई बाय 2r, ठीक है। अब देखो इसमें किस तरह का क्वेश्चंस आता है, सपोज करो कि 2 कॉइल है मेरे पास, 2 कॉइल है, एक कॉइल ये है और एक दूसरा कॉइल भी हमारे पास है, कंसेंट्रिक कॉइल है, दोनों एक ही कंसेंट्रिक कॉइल है, एक का रेडियस है R1 और दूसरे का रेडियस है R2, ठीक है। तो ये कंसेंट्रिक कॉइल है, ये O दोनों का एक ही सेंटर है। अब इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर हमें पता है म्यू नॉट एन आई बाई 2r। अगर दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, ठीक है, ये कॉइल 1 एंड कॉइल 2, सॉरी कॉइल इसको 1 लो और इसको कॉइल 2 लो, तो व्हेन करंट इन सेम डायरेक्शन, ठीक है ना, दोनों में एक ही डायरेक्शन करंट फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर क्या होगा, मैग्नेटिक सेंटर ड्यू टू फर्स्ट कॉइल प्लस ड्यू टू सेकेंड कॉइल, तो कितना हो जाएगा n नंबर ऑफ टर्न होगा, तो n म्यू नॉट, दोनों इसमें सपोज करो कि I1 करंट फ्लो कर रहा है, इसमें I2 करंट फ्लो कर रहा है, क्या हो जाएगा I1 बाय 2R1
प्लस एन नंबर ऑफ टर्न म्यू टू R2 बाई 2R2। तो n म्यू नॉट बाई 2 कॉमन ले सकते हैं, I1 R1 प्लस I2 R2। ठीक है ना, तो ये हमारा हो जाएगा। अगर इसी में करंट की डायरेक्शन को हम चेंज कर दें फिर क्या होगा? सपोज करो एक तो ये पहला केस था जिसका ये आ गया, अगर इसी में इसके डायरेक्शन को हम चेंज कर दें, ये कर दें, अब क्या होगा? ये जो कॉइल है ये तो वर्टिकली डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। अब इस कॉइल को जब होल्ड करोगे, ये इसको अगर हम होल्ड करेंगे तो इस सेंटर में इसको ऐसे किया तो ये ऐसे रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? वर्टिकली इस पे अपवर्ड आएगा। C2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा? अपवर्ड होएगा। और C1 फर्स्ट कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड हो जाएगा। तो इस केस में जब डायरेक्शन चेंज करोगे तो इस केस में क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड B1 माइनस B2, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। ठीक है ना, क्योंकि एक मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है? वर्टिकली अपवर्ड दे रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एनसीईआरटी में है और बहुत पूछता है। अभी तो कोएक्सियली एक कंसेंट्रिक कॉइल था हमारा, दोनों कॉइल एक ही सेंटर पे बेस्ड था। अब देखो इस तरह से कॉइल लग दिया। अब यहां पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? अब ये कॉइल C1 और ये इसमें करंट सपोज करो कि ऐसे आ रहा है, ये करंट चल रहा है और इसमें करंट ये आ रहा है। ठीक है ना, अब इसमें ऐसे दे रहे हैं, अब इसका क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। अब एक चीज देखो, पहले अलग अलग समझाते हैं। ये करंट है, एक कॉइल हमारा ये है, ये इसमें डायरेक्शन ये है, इसमें डायरेक्शन ये है। तो इसमें जब हम करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? यहाँ पे मैग्नेटिक वर्टिकली अपवर्ड आएगा, इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड। जब कॉइल को होल्ड करोगे तो यह सेंटर में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड। और इसको जब होल्ड करोगे, इसको, ये एक वर्टिकल ऐसे कॉइल है। ठीक है, इसको जब हम होल्ड करेंगे तो इसको जब होल्ड करेंगे, इसको होल्ड किया तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जाएगा। ये कॉइल C2 है तो C2 की वजह से इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएगा। ठीक है, और इसका वर्टिकली अपवर्ड जाएगा, हमारी तरफ आएगा। ठीक है ना, मतलब इसको जब होल्ड करो तो वर्टिकली अपवर्ड नहीं आएगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा? वर्टिकली। एक कॉइल हमने ऐसे रख दिया सर्कुलर रिंग पे और एक किसी को वर्टिकल रख दिया। एक सपोज दो कॉइल है मेरे हाथ में, एक टेबल पे मैंने वर्टिकल ऐसे हॉरिजॉन्टल लेटा दिया और जिसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट दिया। ठीक है, तो एक टेबल पर लेटाया और इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट दिया, एंटी क्लॉकवाइज जब करंट देंगे, अब इस थंब को तुम करंट के डायरेक्शन देखो, और ये फिंगर को एज्यूम करो कि कहाँ सेंटर में कहाँ से निकल रहा है। तो जब एंटी क्लॉकवाइज करंट जाएगा और इसके डायरेक्शन में रखेंगे तो इसके सेंटर में क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड जाएगा। ठीक है, अब इसी कॉइल को मैंने ऐसे रख दिया, ऐसे रख के इसमें भी करंट हम ऐसे ही दे रहे हैं। तो ऐसे जब करंट, ये कॉइल है हमारा, इसमें जब करंट ऐसे जा रहा है तो इसको जब हम होल्ड करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा। तो वही चीज़ एज्यूम किया कि इसमें जा रहा है B1 और इस कॉइल वाले का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रहा है, ये B2। ठीक है, तो ये दो मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो इस केस में जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा आपका एट द सेंटर, ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा B, ये रिजल्टेंट होगा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ठीक है, अब वही डिपेंड कर रहा है सेम करंट है या रेडियस सेम है, वो तो बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड कर रहेगा। कंसेप्ट ये था। ठीक है, तो एनसीईआरटी में इसमें वैल्यू भी दिया हुआ है। तो अभी एक दो कॉइल को हमने दो तरीके से कंसेंट्रिक रखा, एक तो एक सर्कुलर लूप में ही रखा और एक इसको हम एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल के रूप में रखा। ठीक है, अब देखो इसी को अगर हम 1/4 रखें, नेक्स्ट है कि ये कॉइल था, अब ये इस तरह का क्वेश्चन है
यहाँ से हमने करंट दिया ये, और ये यहाँ से, तो इसके वजह से कितना करंट होगा? तो देखो A B C D, और ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा? 270 डिग्री। तो इस आर्क के वजह से, इस ए बी और बी सी डी के वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0। इसको ए बी सी, इसको ई पॉइंट एक और ले लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो पहले ये करंट है, इसके वजह से कितना होगा, फिर ये करंट है, इसके वजह से कितना होगा, फिर ये करंट। तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन पे अलॉन्ग पास होगा इस पॉइंट से। क्वेश्चन था कि एक आर्क है, ठीक है, इसमें करंट, इसका रेडियस सपोज करो हमने एज्यूम कर लिया 0.03 सेंटीमीटर, ठीक है, मीटर, ये मीटर में ले लिया हमने, और इसे 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, करंट जो है 10 एम्पियर। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर बताओ। तो मैग्नेटिक फील्ड एट ओ जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी, इस वायर की वजह से ए बी, प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी ई सी, इस पूरे आर्क के वजह से, ठीक है, फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सी डी, इसके वजह से। अब ये दो तो स्ट्रेट है, अभी हमने देखा कि अगर अलोंग द लाइन क्या था, मैग्नेटिक फील्ड 0 आ रहा था, तो इसके और इसके वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड 0, तो मैग्नेटिक फील्ड एट ओ हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी ई सी। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या था, अभी हमने पीछे पढ़ा था डी बी इक्वल्स टू के आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके क्या आया था हमारा, डी बी जो आ गया था के आई बाय आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, और डी एल का इंटीग्रेशन हमारा एल था, तो बी क्या हो जाएगा, बी जो हो जाएगा डी एल का इंटीग्रेशन बी करेंगे तो के आई एल बाय आर स्क्वायर किया। अब हमारे पास एल कितना है, एल तो है ही नहीं, ये लेंथ कितना है हमें नहीं पता। तो 10th क्लास में हमने पढ़ा था, एक कंसेप्ट पढ़ा था, थीटा रेडियन इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। थीटा रेडियन कितना होता है, तो थीटा रेडियन 270, रेडियन में कितना हो जाएगा 3π/2 इक्वल्स टू एल बाय आर। देयरफॉर एल कितना हो जाएगा 3π/2 इंटू आर। ये जो लेंथ है इसका 3π/2 इंटू आर, ये जो लेंथ आ गया हमारे पास, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, तो ये के की वैल्यू क्या होता है μ0/4π आई बाय आर स्क्वायर, और एल के जगह पे कितना हो जाएगा 3π/2 आर, 3π/2 आर, एक आर से आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा μ0/4 μ0/4 आई बाय आर, क्योंकि एक आर तो कैंसिल हो गया, 3/2 इंटू 3/2, पाई आर से पाई आर कैंसिल। अब इसके सब की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। इसमें म्यू आपको वैल्यू पता है, म्यू की वैल्यू कितना होता है 4π, μ0 की वैल्यू कितना होता है 4π इंटू 10⁻⁻⁷, आई दिया हुआ कितना 10 एम्पियर। इसके सारे वैल्यू, रेडियस 0.3 मीटर, इसमें सारे वैल्यू पुट करो और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईजिली फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस जनरली एनसीईआरटी में है भी और पूछता भी। एक एनसीईआरटी में तो है कि एक सिमिलर है, इसको हमने 1/4 किया तो उसको हाफ कर दिया, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट कर देना, करंट की भी, रेडियस का भी, और इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हो। देखो जैसे एक और देखो, दूसरा एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि एक 12 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, एक वायर को 2 सेमी कंडक्टर में डिवाइड कर दे, ये सेमी सर्कुलर है, ये सेमी है, ये पूरे सर्कुलर का हाफ है। तो हाफ जब कर दिया तो इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी हाफ हो जाएगा। तो सेंटर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, सेंटर का μ0I/2r। जब ये हाफ होगा तो इसको क्या कर दो 1/2 से कर दो, तो क्या हो जाएगा इसका मैग्नेटिक फील्ड μ0I/4r।
अब इस जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है इसमें ये आई फ्लो कर रहा है, करंट 12 एम्पियर दिया हुआ है और रेडियस इसका 0.2 सेंटीमीटर मीटर है। तो एनसीईआरटी में अगर देखोगे तो एनसीईआरटी में है इसमें आई जो है आपका 12 एम्पियर और रेडियस 0.02, इसमें पुट कर दोगे ये आपका इजिली आंसर आ जाएगा। तो एनसीईआरटी में एक इस तरह का क्वेश्चन है। तो इस तरह के बहुत तरह के क्वेश्चन, बहुत एक क्वेश्चन और है कि 2 सर्कुलर कॉइल है। देखो इस क्वेश्चन को हम लेते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन और है एनसीईआरटी का ही है, 2 कंसेंट्रिक कॉइल जो भी मैंने बताया था उसी तरह से है, 2 कंसेंट्रिक कॉइल है, ठीक है। और ये दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये हमारा कॉइल वाई है और ये कॉइल हमारा एक्स है और ये कंसेंट्रिक कॉइल है। ये है एक्स और वाई, 2 कॉइल है। इसमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि इसमें जो करंट है ये हमारा करंट इन एक्स और करंट इन वाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो वही सेम है नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये जो है एक वर्टिकल कॉइल ऐसे है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक है। ये जो है ये कॉइल है और इस कॉइल में ऐसे आ रहा है करंट, दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इस केस में, फिर से वही माइनस करके हमें निकालना पड़ेगा। तो बी नज़दीक है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वाई माइनस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक्स, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये सर्कुलर लूप है, तो सर्कुलर लूप है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है म्यू नॉट आई बाय 2r, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स है तो n। इस क्वेश्चन में गिवन है, इस क्वेश्चन में कॉइल x और y, देखो 2 चीज़ गिवन है, x के लिए और y के लिए दिया है। नंबर ऑफ टर्न इन x ये भी दिया हुआ है और नंबर ऑफ टर्न इन y भी दिया हुआ है। नंबर ऑफ टर्न इन y दिया हुआ है 25, नंबर ऑफ टर्न इन x जो है 16, रेडियस ऑफ x दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ y दिया हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर। करंट इन x एंड करंट इन y, तो करंट इन y दिया हुआ है 18 एम्पियर, इसमें दिया हुआ 20 एम्पियर। तो यहाँ पे करंट इन ये x है, सॉरी, करंट इन x कितना है, करंट इन x कितना है 20 एम्पियर, और करंट इन y कितना है, इसमें y में कितना करंट फ्लो कर रहा है, y में करंट कर रहा है 18 एम्पियर। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड देखो यहाँ से सॉल्व करें, नंबर ऑफ टर्न्स मैग्नेटिक फील्ड इन y पहले सॉल्व करते हैं। तो n नंबर ऑफ टर्न्स कितना, y में कितना टर्न्स है 25, और तो 25 म्यू नॉट की वैल्यू क्या होता है Ks, म्यू नॉट की वैल्यू कितना होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। I कितना है, I दिया हुआ 18 एम्पियर अपॉन 2 इंटू ए रेडियस, रेडियस कितना है y का 10 सेंटीमीटर, 0.1, ठीक है। तो ये इसका इससे y की वैल्यू निकल जाएगा। ऐसे ही तुम x का वैल्यू निकाल सकते हो, x के नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 16, नंबर ऑफ टर्न x इज 16 इंटू 4 म्यू, उसमें वही होगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। करंट इन x दैट इज 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू इसका रेडियस 16 सेंटीमीटर 0.16। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बी वाई माइनस बी एक्स। इसको सॉल्व कर लोगे, इसका आंसर इजली फाइंड आउट हो जाएगा। तो जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो मैक्सिमम टर्म कॉमन आ जाएगा, कॉमन लेके इसको सॉल्व करके आप इजली इसका इवैल्यूएशन कर सकते हैं। अभी 2 एप्लीकेशन और है इसका, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। तो मैं इस लेक्चर को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको कंटिन्यू करूँगा कि फिर ये लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा क्योंकि उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो उस दोनों एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस। अभी तो हम सेंटर की बात कर रहे हैं ना, सेंटर पे, ये जब एक्सिस पे यहाँ पे क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये कंडक्टर सर्कुलर नहीं होकर स्ट्रेट होगा तो क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दोनों केस, दोनों एप्लीकेशन है, दोनों एप्लीकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है और बहुत थोड़ा लेंदी भी है, तो इसको इस लेक्चर में कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसको, इस चैप्टर को आप ख़त्म यहीं करके, टॉपिक को यहीं ख़त्म करके आप जस्ट दूसरे लेक्चर में जाएंगे
तो आपको नेक्स्ट दोनों एप्लीकेशन उसका मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय।